दोस्तों, जब हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय एक कॉन्सेप्ट हमें बार बार सुनाई पड़ता था, बार बार पढ़ने में आता था, और वो कॉन्सेप्ट था विष कन्या का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी राजा, कोई भी महाराजा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था, जो उसका दुश्मन राजा होता था, उससे वो मात नहीं खाता था, तो ऐसे में जो विरोधी लोग हुआ करते थे वो विष कन्याएँ तैयार किया करते थे। अच्छा, विष कन्याएँ ऐसी होती थी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती थी। उनके जैसा खूबसूरत पूरे इलाके में कोई होता नहीं था। उनके शरीर के अंग अंग पर जहर लगा होता था, और उसके बाद में वो राजा को किसी तरीके से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती थी। उसके बाद में राजा के पास पहुंचती थी, और जो राजा होता था जब उस विष कन्या के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश किया करता था, तो उसी समय अपने जिस्म पर लगे हुए जहर से वो उस राजा का कत्ल कर दिया करती थी। अब राजा का कत्ल हो जाता है तो इसी तरीके से उसका जो पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाया करता था। तो ये चीज़ें पहले चला करती थी। अच्छा, वक्त के साथ साथ ट्रेंड बदला, ज़माना बदला, और आज के ज़माने में भी विष कन्याओं का दौर है। मैं आप लोगों से ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आजकल अगर आप लोग देखते हैं तो वो ये है कि आजकल, पहले इसके ज़माने में इन सारी चीज़ों को विष कन्या कहा जाता था, लेकिन आजकल इन चीज़ों को हनी ट्रैप कहा जाता है। अब कायदे से दोस्तों ये कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला तो नहीं था, लेकिन रोज़ रोज़ सिमिलर स्टोरी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोग को कुछ ऐसी कहानी भी सुनाऊँ जिसमें थोड़ी सी जागरूकता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैंने सोचा चलो इस कहानी को सुनाना चाहिए। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये चैनल आज हमारा 41,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचा है, यानी 41,000 सब्सक्राइबर। और आप लोग देखते होंगे कि पिछले कुछ समय से 40,900 सब्सक्राइबर पे हमारा चैनल लगभग 2 महीने से रुका हुआ है, यानी 100 सब्सक्राइबर करने में हमें 2 महीने के आसपास का समय लग गया। तो कहने का मतलब यही है कि चैनल पर कुछ इस तरीके से यूट्यूब की मार पड़ रही है कि इस चैनल पे जो ग्रोथ है वो अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने कहा है कि नया चैनल बनाइए सर, हम आप लोग उस पर साथ देंगे, हम आप लोग का। तो नया चैनल आप सभी लोगों के साथ में हमने बना लिया है, और मैं आज रात 10 बजे के आसपास उस नए वाले चैनल का जो लिंक है इस चैनल पे लगाऊंगा, तो आप लोग जाकर नए वाले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के प्यार से 42 के आसपास स्टोरीज़ हमने उस पर डाल दी हैं। सब्सक्राइबर भी ऑलमोस्ट हमारे 600 के प्लस जा चुके हैं। तो आप लोग अपना प्यार उस चैनल पे भी दिखाइए, इस पे भी दिखाइए। जहाँ भी कामयाबी मिलेगी वहीं पर मैं आप लोग के साथ लगा रहूँगा। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स रहा करते थे। इनका नाम था भूपेंद्र रावत। अच्छा, भूपेंद्र रावत, उस समय इनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास रही होगी। 15 से 16 साल की उम्र में इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर ले, और उसी के लिए जी तोड़ मेहनत करते, चाहे धूप में भागना हो, कड़ी मेहनत में भागना हो, रात सुबह शाम दिन। इन्होंने आर्मी की उस जॉब को पाने के लिए अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी वो दांव पे लगा रखी थी। ना दोस्तों से मिलना, ना किसी के साथ में कोई दोस्ती, ना कहीं घूमने जाना, ना रिश्तेदारों से ज़्यादा ताल्लुकात। अगर इन भूपेंद्र रावत का कोई गोल था तो सिर्फ और सिर्फ यही गोल था कि किसी तरीके से वो इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड हो जाए। अच्छा, उनकी जो मेहनत, उनकी जो लगन थी आखिरकार कामयाब भी होती है, और उसके बाद में इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो इंडियन आर्मी के अंदर हो जाती है। अब इंडियन आर्मी के अंदर इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं लद्दाख। लद्दाख जाने के बाद में नागा रेजिमेंट में ये ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब वक्त गुजरने के साथ में जिस व्यक्ति के पास में आर्मी की जॉब आ चुकी है, सरकारी नौकरी है, जो व्यक्ति पहले बेरोजगार था अब उसके पास नौकरी है, तो घर के हालात भी थोड़े ठीक आए। घर के हालात ठीक हुए तो इनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी आया। जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आया तो उसके बाद में इन्होंने सोचा कि जो ज़िंदगी इन्होंने पहले मिस कर दी है, जो ज़िंदगी इन्होंने अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए लगा दी, अब क्यों ना जब फ्यूचर भी सेट है तो उस पुरानी वाली ज़िंदगी को जिया जाए। अब चूँकि एंड्रॉयड फ़ोन ये सारी चीज़ें इनके पास में थीं, इसलिए ये अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक का बनाते हैं, फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर पे आईडी बनाते हैं। अब इस तरीके से आईडी बनाई, उसके बाद में जो समय है अपना सोशल मीडिया के ऊपर बिताना शुरू किया। अब सोशल मीडिया के ऊपर बिताना शुरू किया समय, तो उसके बाद में कुछ लड़के ऐसे आए जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हुई, कुछ बहुत सारी लड़कियाँ भी आईं जिनसे भी दोस्ती हुई। लिहाजा अब सारी ही चीज़ें हो चुकी थी, परिवार भी एक तरीके से ठीक ठाक पटरी पर आ चुका था, जॉब भी हो चुकी थी, सोशल मीडिया पर भी दोस्त बन चुके थे। लिहाजा अब ये जो भूपेंद्र रावत होते हैं, साल 2019 का वक्त आ जाता है, और साल 2019 के वक्त में जो भूपेंद्र रावत होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना अब शादी कर लेनी चाहिए।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शादी करनी है तो उसे लड़की देखने भी जाना पड़ेगा। लेकिन जो भूपेंद्र रावत थे उनके पास इतना समय था नहीं कि कहीं पर जाएं, परिवार के साथ में किसी लड़की को देखने जाएं। लिहाजा जो भूपेंद्र रावत होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना यहीं पर बैठे बैठे लड़की दिखी जाए, और उसके बाद में ये ऑनलाइन लड़की देखना शुरू करते हैं। अब जब ऑनलाइन लड़की देखने का ख्याल इनके जहन में आ ही जाता है तो सोचते हैं सबसे पहले उनके सराउंडिंग, जो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो उनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे एक बार कॉन्टैक्ट किया जाए, उनको खंगाला जाए। अब उसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो उनकी दोस्त थी उनको देखा जाता है। किसी की प्रोफाइल इन्हें अच्छी लगती है तो किसी के पोस्ट इन्हें अच्छे नहीं लगते। अच्छा, कोई ऐसी है जो इन्हें पसंद है लेकिन वो खाली नहीं है। इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो लगातार चलती रहती हैं, लगातार चेक करते रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक का है या फिर इनकी किस्मत कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन्हें एक भी लड़की ऐसी नहीं मिलती है जो इनकी मैचिंग की हो। क्योंकि दोस्तों ये भूपेंद्र रावत जिस कास्ट के थे चाहते थे उसी कास्ट की लड़की हो, उन्हीं की तरह हो, ना ज़्यादा अमीर हो जो अपने पैसों का घमंड दिखाए, ना ज़्यादा गरीब हो जो उसे हर चीज़ उंगली पकड़ कर सिखानी पड़े। लिहाजा उसके बाद में ऐसा ही समय गुजरते रहता है, लेकिन कोई जो लड़की होती है वो इन्हें मिलती नहीं है। इधर जो शादी का वक्त था, शादी की जो जिम्मेदारियां थीं, शादी के जो ख्याल थे इनके जहन में, इनके सर पर नाच रहे थे और ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। लेकिन शादी तो तब होगी जब कोई लड़की मिलेगी। अब लड़की को ये ढूंढ रहे हैं, लड़की मिल नहीं रही है। इसी बीच में कोई व्यक्ति इनको बताता है कि तुम शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बना लो और सारी चीज़ें तुम डाल दो अपने हिसाब से। शादी.com पर बहुत सारे लोगों के रिश्ते होते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। अब लिहाजा जैसे ही ये बात भूपेंद्र रावत जी सुनते हैं, चूँकि आर्मी के जवान हैं, इनके पास इतना टाइम तो है नहीं जो घर जाकर लड़की देख लेंगे, इसलिए ये अपनी आईडी जो है वो शादी.com पर बनाते हैं। सारी चीज़ें डालते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरी इतनी हाइट है, ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरी पोस्टिंग है, ये जॉब है, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें डालते हैं। उसके बाद में मैचिंग शुरू होती है। अच्छा, कोई मिलती है तो इनके हिसाब की नहीं मिलती है, कोई ऐसी मिलती है जो इनकी कास्ट की नहीं होती है, कोई ऐसी होती है कि जिसकी हाइट कम है, कोई ऐसी होती है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है, किसी का रंग अच्छा नहीं है, किसी को ये पसंद कर ले रहे हैं, कोई इनको पसंद नहीं कर रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और फाइनली एक लड़की जिसका मैसेज इनके पास में आता है उसका नाम होता है भारती रावत। अब जैसे ही भारती रावत की प्रोफाइल इनकी प्रोफाइल से मैच होती है, अब भूपेंद्र रावत थोड़ी सी एक चैन की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, भारती रावत यानी सरनेम चेंज है तो यहाँ से इन्हें कुछ थोड़ी सी उम्मीद भी बनती है। उसके बाद में बातचीत शुरू होती है। सबसे पहले जो भूपेंद्र रावत जी होते हैं ये अपने बारे में बताते हैं कि मेरठ का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल लद्दाख में हूँ, नागा जो रेजिमेंट है उसमें पोस्टेड हूँ। लिहाजा उसके बाद में जो भूपेंद्र रावत जी होते हैं वो इस लड़की से पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो लड़की बताती है कि हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो उसके बाद में भूपेंद्र रावत जी पूछते हैं कि हरियाणा में कहाँ की रहने वाली हूँ, लड़की बताती है कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। अब उसके बाद में धीरे धीरे बातचीत हो रही है, बातचीत आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद में जो भूपेंद्र रावत जी होते हैं वो इस लड़की भारती रावत से कहते हैं कि देखो मैं ज़्यादा समय तक अपनी ड्यूटी पे ही रहता हूँ, तो ऐसे में कभी किसी जगह पर नेटवर्क आते हैं, किसी पर नहीं आते हैं। अगर तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दोगी तो मैं तुमसे कॉल पे भी बात कर लूँगा। अच्छा, इतने समय में ये जो लड़की थी जिसका नाम भारती रावत था और जो भूपेंद्र रावत थे, ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हो चुके थे, एक दूसरे की इन्हें आदत भी लग चुकी थी। लिहाजा वो जो लड़की होती है भारती रावत नंबर दे देती, कहती है चलो ठीक है नंबर ले लो। उसके बाद में बातचीत शुरू हो जाती है। अब जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो जब कभी भी ये भूपेंद्र रावत अपनी ड्यूटी से अपने कमरे पे होते या फिर लीव पे होते तो उस समय ये घंटों घंटों तक भारती रावत से बात किया करते थे। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर इन दोनों के बीच में बढ़ चुका था कि पहले इनकी जो दोस्ती थी, अब कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र रावत थे वो इस लड़की को चाहने लगे थे। यानी एक दोस्ती जो शादी.com से शुरू हुई थी लेकिन अब पर्सनल मोबाइल नंबर तक पहुंच चुकी थी। दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। अब इन दोनों के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि शादी कैसे होगी। अब शादी तो तब होगी जब भूपेंद्र रावत जी छुट्टी पे घर आए, लेकिन छुट्टी उनको अभी थी नहीं। लिहाजा जो भूपेंद्र रावत जी थे वो मन ही मन में इस लड़की भारती रावत को अपनी पत्नी मान चुके थे। इधर जो भारती रावत थी ये भी मन ही मन में भूपेंद्र रावत जी को अपना पति मान चुकी थी। दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, यानी एक दूसरे से जो पति पत्नी वाली केयरिंग होती है वो भी इन दोनों के बीच में थी कि खाना खा लिया, तबीयत ठीक है, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। यानी हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात ये दोनों एक दूसरे से शेयर किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बातचीत जो अभी तक नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज पे हो रही थी, नॉर्मल कॉल पे हो रही थी, अब बातचीत जो थी वो वीडियो कॉल पे आ चुकी थी। धीरे धीरे वीडियो कॉल होना शुरू होता है, वक्त और गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में अब चूँकि पति पत्नी तो ये ऑलरेडी एक दूसरे को मान चुके थे,
इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने कपड़े उतार देते हैं। यानी बातचीत उस लेवल पे पहुंच जाती है जो एक पति पत्नी जिस लेवल पे बातचीत को लेके जाना चाहते हैं। अब जब वहाँ पर बातचीत पहुँचती है, दोनों एक दूसरे के सामने कपड़े उतारते हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन एक दिन ये जो लड़की होती है भारती रावत भूपेंद्र रावत के पास में कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, जो भूपेंद्र रावत जी होते हैं वो इस लड़की को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि 1-2 लाख रुपए तो इस लड़की को ऐसे ही दे देते हैं। उसके बाद में फिर नॉर्मल बातचीत कि शादी कब करनी है, कब छुट्टी पे आ रहे हो। फिर थोड़े दिनों का समय गुजरता है, लड़की फिर पैसे मांगती है, फिर ये दे देते हैं। फिर थोड़ा सा समय गुजरता है, फिर ये लड़की पैसे मांगती है, फिर दे देते हैं। यानी ऐसा करते करते ये जो लड़की थी भारती रावत इन भूपेंद्र रावत से लगभग 20 लाख रुपए ले चुकी थी। अब दोस्तों, एक आर्मी का जवान है और 20 लाख रुपए से ज़्यादा वो एक ऐसी लड़की को दे चुका है जिसे पर्सनली उसने देखा भी नहीं है। अब धीरे धीरे जो लड़की थी पैसों की डिमांड लगातार बनाए रखती है, लेकिन जो भूपेंद्र रावत जी थे इनके पास पैसे तो ख़त्म हो चुके थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। लिहाजा अब ये उस लड़की से कहते हैं भारती से कि पैसे तो अब बचे नहीं। तो जो भारती थी जब ये बात सुनती है तो उसका जो रवैया होता है एकदम से बदल जाता है। और भारती का जब रवैया बदलता है तो उसके बाद में भारती फ़ोन काट देती है और थोड़ी ही देर के बाद में भूपेंद्र रावत जी के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। जैसे ही भूपेंद्र रावत जी उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो में वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का चित्रण किया हुआ था जो चीज़ें कहीं ना कहीं अनजाने में भूपेंद्र रावत जी ने इस भारती रावत जी के सामने की थी। अब जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं डर जाते हैं। उसके बाद में वापस से उसे कॉल लगाते हैं, कहते हैं ये सब क्या है। तो ये जो लड़की होती है भारती रावत ये कहती है कि देखो तुम्हारा वीडियो सारी चीज़ें मेरे पास में है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हारी वीडियो मैं वायरल करूँगी, ना कि वीडियो वायरल करूँगी बल्कि तुम्हारी आर्मी में शिकायत भी लगा दूँगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँगी। एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत कर आर्मी की जॉब हासिल की है, नाम हासिल किया है, रुतबा हासिल किया है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो जो आर्मी के जवान भूपेंद्र रावत जी होते हैं डर जाते हैं। उसके बाद में ये पैसों का इंतज़ाम करते हैं, एक लोन कराते हैं 35 लाख रुपए का अपनी ही नौकरी के ऊपर और उस नौकरी के जो ऊपर जो 35 लाख का लोन कराया था उस लोन के पैसों से भी इस भारती रावत को पैसे देना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करते करते साल 2020 से ये पूरा मामला शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग का। साल 2023 आ जाती है और साल 2023 के अगस्त के महीने में 16 तारीख तक जो भूपेंद्र रावत जी होते हैं ये बर्दाश्त करते हैं और अब तक ये उस लड़की को 50 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए दे चुके थे। बल्कि इस लड़की ने भूपेंद्र रावत जी से ये साइन भी करा लिए थे कि अगर भूपेंद्र रावत जी को कुछ हो गया तो उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये इस लड़की भारती रावत की हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें जब बर्दाश्त से बाहर जाती हैं तो उसके बाद में भूपेंद्र रावत जी छुट्टी लेते हैं, अपने मेरठ में आते हैं, अपने गांव आते हैं और उसके बाद में 16 अगस्त को जाकर पुलिस कंप्लेंट कराते हैं और सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस जब इस पूरे मामले को सुनती है, मामला दर्ज करती है, तहकीकात करना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस तहकीकात करती है, उसमें जो कुछ तार जुड़े हुए होते हैं यकीन मानिए दोस्तों वो वाकई हैरान करने वाले होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की कहानियाँ न जाने कितनी ही सामने आ चुकी हैं। दरअसल इस पूरे मामले के अंदर मैंने भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने भी थोड़ी सी छानबीन की कि इस पूरे इलाके के अंदर यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर क्या इस तरीके की कोई और भी महिला रही है, किसी और को भी हनी ट्रैप किया गया है क्या। तो पता चलता है कि इसी इलाके के अंदर एक थाना आता है KU के थाना। अच्छा, KU के जो थाना है, इसी थाने के अंदर 15 जून साल 2020 को एक व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति आने के बाद में कहता है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब भी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई परेशानी क्या है, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना हताश हो। तो ये जो व्यक्ति होता है कहता है कि साहब हमारे इलाके के अंदर एक जगह पड़ती है मामचंद आज़ाद नगर, यहीं पर एक पैसे का बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है, अच्छा रसूख है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है उसका। उसने पैसे के दम पर मेरी 15 से 16 साल की लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो उसी पैसे के दम पर मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है। अब जैसे ही ये बाप पुलिस वालों से ये बात कहता है, अब चूंकि 15 साल की एक लड़की का मामला, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके बाद में जल्दी से पुलिस वाले इस व्यक्ति को भी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद में से पूछते हैं कि बताओ कहाँ पर एड्रेस है। ये लेके पहुँच जाता है मामचंद आज़ाद नगर में, जहाँ पर वो व्यक्ति रहा करता था। अब चूंकि वो व्यक्ति पेशे से व्यापारी था, अच्छा करोड़ों का उसका बिजनेस था, लिहाजा वहाँ पर जाकर पता किया जाता है। व्यापारी तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है।
अब पुलिस वालों को भी लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है सच बोल रहा है। उसके बाद में उस व्यापारी के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जाता है, उसकी लास्ट लोकेशन, करंट लोकेशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आखिरकार वो जो व्यापारी महोदय थे उनकी लोकेशन वगैरह पुलिस वालों को मिलती है। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं उस व्यापारी तक पहुंचते हैं, तो वाकई में उस व्यापारी के साथ में वो जो 15 साल की लड़की थी वो वहीं पर मौजूद थी। अब जैसे ही व्यापारी के पास में पुलिस पहुंचती है, व्यापारी हक्का बक्का। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इस 15 साल की लड़की को शादी करने के लिए कहाँ पर लेके जा रहे हो, और तुम इससे क्यों शादी करना चाहते हो, तुमने क्यों इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है। अब वो व्यापारी महोदय सारी बात सुन तो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर से सारी बातें ऐसे जा रही थी जैसे हवा में तीर, क्योंकि शायद उन्होंने भी इस तरीके की बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। अब वो व्यापारी का इस तरीके का रिएक्शन देखकर पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद ये व्यापारी अपनी इज्जत की वजह से डर रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं उस व्यापारी की साइड से भी बोलते हैं, कहते हैं देखो जो भी कुछ है सब सच सच बता दो, और हम भी तुम्हारी बात को, तुम्हारे नाम को छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो व्यापारी महोदय होते हैं वो कहते हैं कि साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो इस लड़की को शादी करने के लिए कभी लेके ही नहीं जा रहा था, और ना मैं इस लड़की से शादी करना चाहता भी हूँ। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तो फिर इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो जो व्यापारी होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो लड़की है ये तो गलत काम करती है, पैसों की एवज़ में अपनी जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, और एक रात को बिताने के लिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ, महज पैसे इसको दूंगा, उसके बाद में ये अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि इसका तो यही काम है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं कि ये व्यापारी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब व्यापारी का बैकग्राउंड ट्रैक करते हैं। जब व्यापारी का बैकग्राउंड सारी चीज़ें चेक की जाती हैं तो पुलिस वाले यहाँ पर बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो व्यापारी था ये बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का व्यक्ति था। दूसरी तरफ पुलिस वाले इस लड़की के जो पिता होते हैं उनके बारे में खंगालते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर 2 पुलिस कंप्लेंट दर्ज थी, और दोनों पुलिस कंप्लेंट जो थी वो इसी सिलसिले में दर्ज थी। अब एक तरफ एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन है, एक तरफ उस व्यक्ति के ऊपर 2 कंप्लेंट दर्ज है। लिहाजा पुलिस वाले अब उस व्यक्ति के ऊपर सख्ती दिखाते हैं कि मामला क्या है। अब जैसे ही इस लड़की से और उसके बाप से पूछताछ की जाती है, बाप तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो जो लड़की होती है फपक फपक कर रोने लग जाती है। लड़की रोती है, रोने के बाद में एक महिला पुलिसकर्मी को जाकर चिपट जाती है, और चिपटने के बाद में कहती है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे पिता हैं। जब मैं छोटी थी तो उसके बाद में मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और इन्होंने मुझसे कहा कि देखो हम तुम्हें पाल पोस तो रहे हैं, लेकिन बदले में तुमसे जो कहें वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ये लोग किसी भी व्यक्ति के पास लेके जाते, मुझे उसके साथ सुला देते, कायदे से वो व्यक्ति मेरा रेप करता, उसके बाद में बदले में कुछ पैसे दे देता, कभी ये लोग उसको ब्लैकमेल कर देते। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, और आज इस व्यापारी के साथ में भी यही सब कुछ होने वाला था। पहले ये मुझे उसके साथ में सुलाते, उसके बाद में कुछ पैसे लेते, बाद में उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करते, क्योंकि ब्लैकमेल करने पर हम कोई ज़्यादा बड़ी रकम मांगा नहीं करते थे, 1,50,000 रुपये मांगा करते थे। अब कोई व्यक्ति जो सभ्य परिवार का है, उसे अपनी इज्जत का ख्याल है, तो वो इतने रुपए बहुत आसानी से दे दिया करता था। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें निकल के आईं तो पुलिस वाले जो होते हैं इस व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, साथ के साथ उस लड़की को बाल सुधार गृह भेजा जाता है। अब मैं यहाँ पर कहानी खोजने गया था भारती रावत की, लेकिन ये कहानी मेरे सामने आ गई, तो मैंने सोचा ये कहानी आप लोग को सुनाना चाहिए। कायदे से ये 2 कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है, लेकिन ये दोनों कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस दौर में जो मोस्ट डेंजर चीज़ है वो है यही हनी ट्रैप। क्योंकि दोस्तों जैसे पहले के दौर में विषकन्याओं को भेजकर राजा महाराजाओं का कत्ल करा दिया जाता था, इसी तरीके से आज के इस दौर में न जाने कितनी ही ऐसी विषकन्या है जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठी हुई है, और वो बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को ट्रैप कर लेती है। हाल ही में साल 2021 से एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर साल 2022 तक हनी ट्रैप होता रहता है, और 22 में दिसंबर के महीने में आकर वो सुसाइड कर लेता है। न जाने कितने ही ऐसे लड़के हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, न जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने फांसी लगा ली, न जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से कूद कर जान दी थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस हनी ट्रैप के डर से। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। और मैं आप लोगों को एक ट्रू स्टोरी भी सुना रहा हूँ। मेरे एक दोस्त थे, जब मैं दुबई में जॉब किया करता था, एक लड़की उनके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल करने के बाद में वो उससे बातचीत करते हैं। अच्छा, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जब मैं इंडिया आया तो उसी नाम से मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मेरे मित्र होंगे। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया उसके बाद में मैंने जब उनका स्टेटस लगा, मैंने उनके स्टेटस पे देखा तो उनकी वही अश्लील वीडियो उनकी लगी हुई है। अब मैंने उस वीडियो को देखने के बाद में सीधा उनके नंबर पे कॉल किया और मैंने कहा कि भाई आपने किस तरीके का स्टेटस लगा रखा है, आपके परिवार वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो वो व्यक्ति बताता है कि वो आईडी मेरी है ही नहीं शाबिश,
बल्कि कोई लड़की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो वो मेरे नाम की आईडी बनाकर मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराकर उन सबको ये दिखा रही है कि मैंने क्या कुछ किया है, और इस वजह से उस व्यक्ति का नया नया रिश्ता हुआ था, शादी होने वाली थी और वो भी मना हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके के केसेस दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों कल के दिन, लेकिन उससे पहले आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स थे इसमें सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते कहानी बहुत अच्छी है मलिक भाई। तो सोहन लाल सेतिया जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में मर्द करके आइडिया लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो मर्द जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में शरीन शर्मा लिखते हैं बहुत खूब शाबिश भाई, तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। आयशा हसन ने लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, तो आयशा हसन जी मेरी बहन आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहबिज भाई, कहानी बहुत पेनफुली है भाई, शुक्रिया। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। नरगिस बानो लिखते हैं सही कहा आपने, और ये क़यामत की ही निशानी है, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मुशाहिद खान लिखते हैं मलिक भाई ये स्टोरी इज़ टू मच ट्रू, तो भाई आपका शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कहानी बहुत अच्छी है, तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। हारून अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ और आपका सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, लिखती है नाइस स्टोरी सर जी नमस्कार, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनु वर्मा लिखते हैं नमस्ते बेटा जी, मेरा मीना रानी जलंधर पंजाब से, गॉड ब्लेस यू, तो मीना जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अख्तर रज़ा का, लिखते हैं लगे रहो भाई साहब, व्यूज़ भी आ ही जाएंगे, तो शुक्रिया मेरे भाई। राधे श्याम शर्मा लिखते हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शानाबुल शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये चित्तर जिक्र के आईडी लिखते हैं मैं तो हर दिन आपकी कहानी सुनता हूँ गुजरात से, तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हमारी तबीयत ठीक है, मुझे बहुत बुखार है, फिर भी हम आपकी कहानी सुन रहे हैं, तो अंसारी सुहेल जी अपना ख्याल रखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद राशिद हैं लिखते हैं भाई फ़ोटो और वीडियोज़ भी लगाया करो क्योंकि कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें फ़ोटो और व्यूज़ नहीं लगाए जा सकते क्योंकि कुछ की आइडेंटिटी हाइड भी करनी पड़ती है। मीना जी लिखते हैं मलिक जी आप राजस्थान की अमृता सुसाइड केस के बारे में बोलो, ये कहानी मैं पहले सुन चुकी हूँ शायद किसी और चैनल पर। तो मीना जी राजस्थान की अमृता सुसाइड केस तो मैंने अभी आपसे ही सुना है और जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को कल ज़रूर दूंगा। उसके बाद में अजीत राय हैं, हाय बोलते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में ब्लेंड बाजपाई हैं, लिखते हैं मलिक साहब आज के ज़माने में कोई भी रिश्ता ना तो सच्चा है ना ही भरोसा करने लायक है, हर रिश्ता एक बेमानी और बाप बेटी भाई बहन ससुर भाभी देवर झूठ और कोई भी रिश्ता रिश्ते के लायक नहीं है, दरिंदों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। शाहबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, प्रभाष रात हैं, लिखते हैं भाई साहब ऐसे बंदे को मुंह दिखाना चाहिए, पर आपने तो स्टेट ना शहर ना गांव बताया है। एक वो वजह ये थी कि उस लड़की की भी ज़िंदगी है, जो दो लड़कियां हैं वो लड़कियां एक तरीके से नाबालिग हैं और अगर सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो लोग उन लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। जुल्फ़िकार खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।